हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था तंत्रिका कोश क्या होती है और उसका क्या क्या कार्य है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, मानव मस्तिष्क के बारे में, जो कि चैप्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका, तंत्र, सिस्टम यानी कि तंत्र। सिस्टम क्या होता है? बहुत कई सारे अंगों का समूह मिलकर के सिस्टम का निर्माण करता है। वैसे ही कई सारी कोशिकाएं मिलकर के नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं, जिसका कार्य होता है पूरे बॉडी को कंट्रोल करना। जैसे क्लासेस में नहीं होते, टीचर पूरे बच्चों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करके रखता है। अगर टीचर न रहे तो क्लास में तो बच्चे इधर उधर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, ताकि जो हमारे शरीर के अंग हैं सुचारू रूप से अपना कार्य करें। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रेनियम हड्डी। जो ब्रेन होता है क्या होता है? क्रेनियम नामक हड्डी से आवृत रहता है, कवरेड रहता है। क्या करती है? ब्रेन को आवृत करती है। क्रेनियम नामक हड्डी होती है जिसमें 8 बोन पाए जाते हैं, 8 अस्थियां होती हैं। एक ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, आवृत करके रखती है, कवर्ड करके रखती है। और इसमें जो झिल्ली पाई जाती है इसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। पहले किससे कवर्ड रहता है? मान लो हमारा ब्रेन है, ब्रेन है, इसको पहले कौन कवर करके रखेगा? मेनिंजाइटिस झिल्ली। ये मान लो क्या है? मेनिंजाइटिस झिल्ली है। फिर मेनिंजाइटिस झिल्ली के बाद जो क्रेनियम नामक की अस्थि होती है वो कवर करके रखती है। क्रेनियम नामक अस्थि इसको कवर करके रखती है। और इस ब्रेन और इस झिल्ली के बीच में एक द्रव पाया जाता है, एक पानी भरा होता है, द्रव भरा होता है। पानी द्रव क्यों भरा होता है? जिससे एक जो हमारा ब्रेन है और क्रेनियम अस्थि एक दूसरे में घर्षण ना हो, टकराव ना हो, इसलिए यहाँ पे पानी भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जिसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा होता है, ब्रेन और मेनिंजाइटिस झिल्ली के बीच में भरा होता है। और ये जो मेनिंजाइटिस झिल्ली होती है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिसे बोलते हैं पाया मैटर, दूसरा होगा एरिकनॉइड, और तीसरा रहेगा डूरा मैटर। ये तीनों झिल्ली मिलकर क्या बनाती है? मेनिंजाइट झिल्ली का निर्माण करती है। मेनिंजाइट झिल्ली अगर कहीं कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की, पाया मैटर, डूरा मैटर और एरिकनॉइड। अगर इसको हम याद करें तो एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है DAT, डी से डूरा मैटर, ऐसे एरिकनॉइड, टी से पाया मैटर होगा। और अगर कभी कभी अचानक से एक्सीडेंट वगैरह होता है, कभी गहरी चोट लग जाती है दिमाग में, तो ये जो मेनिंजाइट है ये क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब एक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। तो एक्सीडेंट वगैरह सब में बहुत भारी चोट, गहरी चोट लग जाती है तो ये मेनिंजाइट झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है। इतना आप लोग हो गए, इसके बाद इसको रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन। जो मानव मस्तिष्क होता है मेनली 3 प्रकार का होता है।
और मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है। इसका वजन लगभग कितना रहता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है। महिलाओं का जो मस्तिष्क का वजन होता है पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तीसरा हो जाएगा हमारा पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। जो अग्र मस्तिष्क होता है वो 3 प्रकार का होता है और अग्र मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग 66% भाग बनाता है, पूरे ब्रेन का लगभग 66% भाग बनाता है और सबसे बड़ा भाग माना जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला आएगा सेरिब्रम, दूसरा होगा पहले थैलेमस आएगा, थैलेमस, और तीसरा आएगा हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर के डाइंसेफेलॉन बनाते हैं, डाइंसेफेलॉन। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं, सेरिब्रम और डाइंसेफेलॉन। डाइंसेफेलॉन किससे मिलकर बने होते हैं? थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बनते हैं। तो जो सेरिब्रम होता है इसका कार्य क्या होता है? याददाश्त को नियंत्रित करता है, एक्टिव रखता है। क्या करेगा? याददाश्त, याददाश्त का नियंत्रण करता है। जिसका अग्र मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है ज्यादा एक्टिव रहता है तो उससे क्या होती है? चीजें लंबे समय तक याद रहती है। किसी किसी का सेरिब्रम बहुत ही कमजोर रहता है तो उसकी जो याद करने की क्षमता होती है बहुत कम समय में होती है, सीमित मात्रा में कर सकते हैं। जैसे मान लें कि जो शराबी लोग होते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, तो उनका जो सेरिब्रम होता है वो निष्क्रिय हो जाता है कुछ समय के लिए। क्या करता है? याददाश्त का नियंत्रण करता है। कुछ लोगों में सेरिब्रम क्या होता है? बहुत ज्यादा कमजोर रहता है या निष्क्रिय रहता है, तो उस समय उनको चीजें ज्यादा समय तक याद नहीं रहती है। इसका कार्य क्या है? याददाश्त का नियंत्रण करता है। अब आते हैं थैलेमस पे। थैलेमस क्या कराता है? बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे बाहर से कोई हमें टच कर रहा है या बाहर से कोई ठंडा गर्म टच कर रहे हैं, उस ठंडे गर्म का एहसास कैसे होता है? थैलेमस के द्वारा। जैसे भी हम चाय में हाथ डालते हैं, उंगली डाल के देखें तो क्या महसूस होता है? चाय गर्म महसूस होती है। इसका ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस के द्वारा इसका ज्ञान होता है। तो थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण का नियंत्रण करता है। थैलेमस करता है बाहरी वातावरण का नियंत्रण। जैसे बाहर से कोई टच कर रहा है, बाहर से कोई चीटी काट रहा है, इसका महसूस हमें किसके द्वारा पता चलता है? थैलेमस के द्वारा। अब आते हैं हम हाइपोथैलेमस पे। जैसे जिस प्रकार से थैलेमस बाहरी वातावरण का नियंत्रण करता है, बाहरी वातावरण के बारे में बताता है, उसका ज्ञान कराता है, ठीक उसी प्रकार जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण का नियमन करता है। क्या करेगा ये? आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करेगा और साथ में क्या करता है? प्यास, भूख, निद्रा, तनाव, प्रेम आदि।
हाइपोथैलेमस क्या करता है, आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करते। हमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, इन सबका ज्ञान किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। और हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है, किसी के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, वो भी किसी भी सुंदर कन्या, किसी भी सुंदर चीज को देखकर जो मन में एक अट्रैक्शन का उत्पन्न होता है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो अट्रैक्शन करवाते हैं, मान सकते हैं मेनली। तो जो हाइपोथैलेमस होता है लड़कों लोग का ज्यादा एक्टिव रहता है ना। अभी कहीं ये दुकानदार की चाय पीते रहेंगे, कोई सुंदर कन्या ऐसे गुजरी, तुरंत ऐसे देखें, हाँ वो भाई साहब, तो ऐसे रिएक्शन करते। अभी मान लो कोई लड़की है, घास काट रही है, कुछ भी करे, अपना काम कर रहे हैं, बगल में सलमान खान भी गुजर जाएगा, तभी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लड़कों का हाइपोथैलेमस होता है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए। तो इतना हो गया होगा अग्र मस्तिष्क, आप नोट करिए, फिर इसके बाद इसको रख करके अगले भाग पे चले। अब आते हैं हम मध्य मस्तिष्क पे। जो मध्य मस्तिष्क होता है इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है कार्पोरा, कॉन्ड्रिजेनी। और दूसरा होता है सेरिब्रम पेंडिकल। मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, पहला होता है कार्पोरा कॉन्ट्रीजमिन और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल। जो कार्पोरा कॉन्ट्रीजमिन होता है, अभी हम किसी चीज को देखते हैं, फिर उसको, जैसे मान लो किसी चीज को देख रहे हैं, फिर हम उसको जानते हैं, मटर को देख रहे हैं, तो इस वो चीज हमें मटर ही है कैसे पता चलता है, कार्पोरा के द्वारा पता चलता है। जैसे हम उसको देखें, हमारी आंख क्या करेगी, ब्रेन के पास तुरंत कार्पोरा के पास संकेत को भेजेगी, तो उसको देखेगा और उसको पहचान के बताएगा हाँ ये मटर है। और जैसे किसी की आवाज सुन रहे हैं, जैसे अपने रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनकी आवाज दूर दूर से ही तो हमारे इलाके में फिर भी उनकी आवाज आ रही, उनका की पहचान लेते हैं वही है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज पहले सुनी है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे उनकी आवाज हमारे कान में पड़ती है, कान की जो नसें होती है वो कारपोरा के पास मैसेज भेजती है, कारपोरा उसको पहचान करने में उसका ज्ञान कराता है। तो हम मान सकते हैं कारपोरा क्या करता है, देखने और सुनने में नियंत्रण करता है। क्या कराएगा, देखने और सुनने का नियंत्रण कराता है। और जो सेरिब्रल पेंडिकल होता है ये ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, कनेक्ट करके रखता है। स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु कहते हैं हिंदी में। तो सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है, हमारी ब्रेन, हमारे मस्तिष्क को मेरुरज्जु से कनेक्ट करने का कार्य करता है। जैसे हमारा मस्तिष्क ब्रेन किसी भी कार्य में व्यस्त है, मान लो पढ़ाई में व्यस्त है, यदि किसी भी काम में व्यस्त है, तो उस समय बॉडी का नियंत्रण कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है, उस समय क्या करेगा, ब्रेन किसी और काम में बिजी होने जा रहा है, तो इसको संभाल के रखो, बॉडी को कंट्रोल करके रखो। तो क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड, उस समय बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। जब ब्रेन किसी अन्य कार्य में व्यस्त रहता है, किसी अन्य भाग में, तो उस समय बॉडी को कौन कंट्रोल करके रखता है, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करके कौन रखता है, सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है, उसको कनेक्ट करने का कार्य करता है। अभी जैसे है कि सेरिब्रल पेंडिकल क्या कहेगा, स्पाइनल कॉर्ड अभी ब्रेन कोनो कमी में बिजी होने जा रहा है, तो इसको संभाल के रखना। तो ठीक उसी प्रकार से इतना आप लोग को समझना हो आ गया होगा, आई होप। इसको रख करते हैं, आगे चलते हैं।
अब आते हैं पश्च मस्तिष्क पे। जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है वो दो प्रकार का होता है। मेडुला, पहला क्या होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा और दूसरा होगा सेरिबेलम। पहला क्या होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पहला होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा और दूसरा होगा सेरिबेलम। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये क्या कार्य करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का नियंत्रण करता है। मेटाबॉलिक यानी कि जो शरीर में हमारे उपापचयन क्रिया होती है, उपापचयन जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिक, जो हमारे बॉडी के आंतरिक सतह में आंतरिक अंदर के हिस्से में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, उसका नियमन कौन करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिक होती है, कैटाबॉलिक होती है। जिसे बोलते हैं उपचयन अपचयन। अपचयन में क्या होता है बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में विघटन होना, इसलिए वो क्या कहेंगे अपचयन। जो उपचयन होता है वो क्या होता है कई सारे अणुओं से मिलकर के एक कठोर अणु बनता है ना, जैसे कहते हैं जटिल से सरल, सरल से जटिल। तो जटिल से सरल किसमें होता है अपचयन में, जटिल से सरल अपचयन होगा और उपचयन में क्या होता है सरल से जटिल होना क्या कहलाता है उपचयन कहलाता है। तो अपचयन और उपचयन मिलकर के क्या बनाते हैं उपापचयन बनाते हैं, जिसे मेटाबॉलिक कहते हैं। तो इस मेटाबॉलिक को कौन नियमन करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा मेटाबॉलिक का नियमन करता है। अब दूसरा आता है सेरिबेलम। जो हमारा सेरिबेलम होता है क्या करता है बॉडी में बैलेंस बनाता है। जब सेरिबेलम क्या करता है बॉडी में बैलेंस बना के रखता है, जिससे हम क्या करते हैं आसानी से चल सकते हैं। अभी मान लो हमें किसी सर्कस वगैरह में ले जाया जाए और उससे बोल दिया जाए कि रस्सी पे चलने के लिए, उस समय हम रस्सी पे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, तुरंत गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमें कभी भी उससे नहीं चला गया तो सेरिबेलम उससे बैलेंस नहीं बना पाएगा। अगर उसको क्या किया जाए प्रैक्टिस किया जाए तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है ना कि बॉडी में किस तरह से बैलेंस बना। तो छोटा बच्चा देखिए कैसे चलता है, मतलब बॉडी को ऐसे बैलेंस बना बना कर चलता है। उस समय उसका सेरिबेलम क्या रहता है एक्टिव नहीं रहता, उतना ज्यादा विकसित नहीं रहता है। और शराबी ढेर सारी शराब पी लेता है, पूरा 2-3-4 बोतल पी लेगा अच्छे से, फिर इसके बाद वो आसानी से नहीं चल पाता है। क्यों नहीं चल पाता उस समय उसका जो सेरिबेलम होता है निष्क्रिय पड़ जाता है, इसलिए अच्छे से बैलेंस बनाकर नहीं चल पाता है। तो हमने ब्रेन का टॉपिक पढ़ लिया, इसके बाद यहाँ तक इतना आप लोग को समझ आ गया होगा इतना। तो इसके पहले हमने पढ़ा था क्या ब्रेन के बारे में कि ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, सेकेंड ब्रेन। इसको सेकेंड ब्रेन के नाम से क्यों जानते हैं, इसका एक रीजन होता है। जब भी हमारा ब्रेन किसी भी कार्य में व्यस्त रहता है तो उस समय हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करके रखता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करके रखता है। इसलिए इसके किस नाम से जाना जाता है, सेकेंड ब्रेन के नाम से जाना। जैसे आप लोग के क्लास में क्या रहते हैं मॉनिटर रहते हैं, फिर मॉनिटर के बाद सेकेंड मॉनिटर रहते हैं ना, ऐसे एसपी हो गए, फिर इसके नीचे पदवी में कौन होता है डीएसपी। तो एसपी अगर किसी कार्य में व्यस्त हो जाए तो क्या करते हैं उस समय डीएसपी उसका नियंत्रण करके रखते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार जब हमारा ब्रेन किसी भी कार्य में व्यस्त हो जाता है तो हमारे बॉडी को कंट्रोल करके कौन रखता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए इसे हम सेकेंडरी ब्रेन के नाम से भी जाने जाते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, रीढ़ की हड्डी, यानी कि जो हमारी यहाँ से गई हुई है ना रीढ़ की हड्डी, इसी रीढ़ की हड्डी में ये स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है और इसकी जोड़ी नसों से मिलकर के बना होता है। इसकी जोड़ी नसों से मिलकर के स्पाइनल कॉर्ड बना होता है और क्या कहता है सुरक्षा करने का कार्य करता है। और इसका दूसरा कार्य क्या होता है, खांसी आना, छींक आना, पलक झपकना और चौंकना, इन सब का नियमन कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। इन सब का नियमन करने का कार्य कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड करेगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
अब पढ़ेंगे तंत्रिका के बारे में कि तंत्रिका होती क्या है। जो तंत्रिका होती है 3 प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कितने प्रकार की होती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। इसे शॉर्ट में सीएनएस बोलते हैं और इसे शॉर्ट में पीएनएस बोलते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होते हैं ब्रेन की जो 12 जोड़ी नसें होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड की 21 जोड़ी नसों से मिलकर बनता है। परिधीय यानी कि पूरे परिधि का बाहरी का मान सकते हैं ना। तो ब्रेन की 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसें मिलकर के इस परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। लेकिन जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है अलग होता है, इसका अलग ही कुछ रहता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ब्रेन की 12 जोड़ी नसों में से कुछ नसों से मिलकर बनता है और सेम उसी प्रकार स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों में से कुछ नसों से मिलकर बना होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है वो स्वतंत्र रहता है, अपने कार्य को खुद ही नियमन करता है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। कहते ना मन का मालिक खुद होना, मनमौजी हो जाना। तो ठीक उसी प्रकार से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र स्वयं का राजा होता है। इसमें नोट करिए, फिर इससे आगे चलते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। अनुकंपी क्रिया और दूसरा होगा परानुकंपी क्रिया। जो अनुकंपी क्रिया होती है किसमें होती है? एबनॉर्मल कंडीशन में होती है। इसमें क्या आता है? एबनॉर्मल परानुकंपी क्रिया में क्या होती है? एबनॉर्मल कंडीशन, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, अचानक से सांसों का तेज होना, ठंडी महसूस होना, ये सब कंडीशन क्या होती है? अनुकंपी क्रिया में आती है। जैसे मान लो आप एक अधूरे कमरे में बैठे हुए हैं या फिर कहीं दूर सुनसान इलाके में शांति से बैठे हैं, अचानक से आपको क्या होती है? किसी के आहट सुनाई देती है, चलने की आवाज आती है, फिर ठीक उसी प्रकार घुघरू की छम छम आवाज आती है। या फिर आप छत पे भी खड़े हो, आपको घुघरू की आवाज आ रही है, छम छम छम, और आवाज धीरे 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 क्या होती है? आपके करीब आ रही है। उस समय क्या होता है? आपका सिट्टी पिट्टी को एकदम से आपकी सांसें तेजी तेजी चलने लगी, रोड पे खड़े हो जाएंगे, ऐसे करने लगे आप, और धीरे धीरे आवाज जैसे से आपके करीब आती है और वो क्या करेगी? पीछे से आप पीठ पे हाथ रख देगी। तब आप क्या करेंगे? धीरे धीरे हिम्मत करके जैसे पीछे देखेंगे, पीछे देखने के बाद जैसे हमारी आंखों के द्वारा ब्रेन के पास मैसेज गया आपस में, अरे ये तो हमारी वाली तो है, फालतू में डर गए। या फिर आप बैठे हैं, अचानक से कोई दोस्त आके आपको ऐसे धक्का दे दिया, क्या कर रहे, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस समय आप क्या अचानक से डर जाते हैं।
तो एक कौन सी क्रिया होती है, अनुकंपी क्रिया आती है। और जैसे जैसे इन अनुकंपी क्रिया में क्या करेंगे आप लोग, धीरे धीरे नॉर्मल होते जाएंगे। इसे बोलते हैं परानुकंपी क्रिया, यानी कि अनुकंपी से परानुकंपी की ओर जाना। तो इसमें आएगा मुंह सूखना, रेंगते खड़े होना, तीव्र गति से सांस लेना, आदि किसमें आते हैं, अनुकंपी क्रिया में। और यही अनुकंपी क्रिया जब क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परानुकंपी क्रिया। परानुकंपी क्रिया क्या होता है, अनुकंपी क्रिया का नॉर्मल हो जाना, इसे बोलते हैं परानुकंपी क्रिया। तो आपका ये चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आज का जो टॉपिक जितना भी पढ़ा है तो एग्जाम में इसके 95% चांसेस है कि एग्जाम में आ सकते हैं। पिछले सालों में कई बार पूछा गया है, ब्रेन के कई सवाल बनते हैं, अभी अच्छे नंबर से आते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय।